ललिता अपनी बहू रश्मि के साथ बाजार से घर आई होती है कि तभी रश्मि अपनी मासी रज्जू को दरवाजे पर बैठकर इंतजार करते हुए देखती है। ये देखकर वो कहती है, अरे मौसी जी आप यहाँ आने वाली थी और आपने बताया भी नहीं। अरे बता देती तो मैं लेने आ जाती। अब क्या मुझे अपनी बेटी के घर भी बता के आना पड़ेगा? हैं? ऐसे ही नहीं आ सकती क्या? अगर नहीं आ सकती तो बता दे, अगली बार से पूरा बता के आऊँगी कि भाई मैं आऊँ कि नहीं। अरे नहीं मौसी जी, ऐसी बात थोड़ी ना है। मैं तो बस बोल रही हूँ कि अगर आप बता देती तो आपको यहाँ बैठकर इंतज़ार नहीं करना पड़ता और आपको आने में भी तकलीफ़ हुई होगी ना थोड़ी बहुत। अरे भाई अब भला मुझे अपनी बेटी के घर आने में थोड़ी तकलीफ़ होगी तो क्या हो गया? मैं तो सोच रही थी कि आई हूँ तो कुछ दिन रह कर जाऊँगी, तुझसे मिलूँगी, तेरी सास से मिलूँगी, लेकिन तू तो मुझे गेट से ही भगा रही है। खैर कोई बात नहीं, अब तो जाने को बोल दिया है तो क्या करूँ, चली जाती हूँ अपने घर। अरे बहन जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी बहू की आप मासी है, इस घर की समधन भी हुई इस नाते। हर आप घर के दरवाजे से ही चले जाओ, ये थोड़ी ना अच्छा लगता है। आइए अंदर आइए। रश्मि जाओ अपनी मौसी के लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना दो। आज ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगी और जब तक इनका मन नहीं करता हम इन्हें जाने भी नहीं देंगे। ललिता रज्जू को अंदर लेकर आती है। रश्मि अपनी मौसी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तीनों बैठकर आराम से खूब बातें करते हैं और हंसी मजाक करते हैं। कुछ देर बाद रज्जू को भी उसका कमरा दिखा देते हैं और वो वहाँ पर आराम करने चली जाती है। शाम के समय जब रश्मि रसोई में खाना बना रही थी तो रज्जू रश्मि के पास आती है। इतने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे, आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए, अब जान में जान आई है। वैसे रश्मि बेटा एक बात तो बता, तेरा पति का खाता तेरे नाम पर भी होगा ना? मेरा मतलब वो क्या कहते हैं, जॉइंट अकाउंट। मासी जॉइंट अकाउंट की क्या ज़रूरत है? अब जो उनका है वो मेरा भी तो है ना। जॉइंट अकाउंट करके मुझे क्या करना? सच में बहुत भोली है बच्ची तू। आज के समय में किसी का कोई भरोसा नहीं होता, यहाँ तक कि अपने पति का भी कोई भरोसा नहीं होता। कब पलट जाए कुछ पता नहीं चलता। मासी जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? वो तो बहुत ही सीधा शरीफ इंसान है, वो तो मेरे साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर तो रश्मि बेटा तुझे और भी सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जितना सीधा दिखता है ना उतना ही ज़्यादा कपटी होता है। मौसी जी मुझे पता है आपको मेरी चिंता है, तभी आप मेरे लिए ये सब बोल रही हैं, लेकिन मैं जानती हूँ ना अनुज जी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। वो सच में बहुत अच्छी इंसान है। अगर इतने ही अच्छे इंसान हैं तो एक बार बोल लेना जॉइंट अकाउंट के बारे में। अगर मान जाए तो मैं भी मान जाऊं कि तू सही कह रही थी और मैं गलत। रज्जू की बात बार बार रश्मि के दिमाग में घूमती रहती है और अगली सुबह के साथ ही रश्मि अपने पति अनुज के पास जाकर कहती है, सुनिए जी वो मैं क्या कह रही थी ना कि आपका खाता बस आपका ही है, अगर हम एक जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं तो दोनों के लिए सही हो जाता ना। कभी कभी मुझे काम पड़ जाता है तो मुझे आपसे तो नहीं बोलना पड़ेगा और फिर हमारा जॉइंट अकाउंट होगा तो मैं खुद भी तो पैसे निकाल पाऊंगी। उसमें तुम्हें अकाउंट की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे पास तो हमेशा इतने पैसे रहते हैं कि तुम्हें कभी किसी का अकाउंट से पैसे निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े। और रही बात खाता खुलवाने की, तो मैं तुम्हारा अलग से खाता खुलवा देता हूँ जिसमें तुम्हें जितने पैसे रखने हो रख लेना। अनुज इतना बोलकर तैयार होता है और ऑफिस चला जाता है। रश्मि भी अनुज की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद रज्जू फिर से रश्मि को भड़काने लगती है और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। ऐसे ही एक शाम रज्जू रश्मि के पास आकर कहती है, देखा रश्मि, तेरे पति ने आखिरकार जॉइंट अकाउंट के लिए मना ही कर दिया ना। मैं तो पहले ही जानती थी सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। जॉइंट अकाउंट खुलवा देता तो उसकी पोल पट्टी तेरे सामने खुल ना जाती। मौसी जॉइंट अकाउंट खुलवाने के लिए मना किया है, लेकिन उन्होंने मेरा अकाउंट खुलवाने के लिए तो बोल दिया ना, तो पट्टी कैसी? अब तो इतना सीधा साफ शब्दों में पूछ रही है तो मैं बता देती हूँ। देख, मर्द के खाते में क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी एक औरत को होनी चाहिए,
क्योंकि कब कहाँ से कितने पैसे जा रहे हैं ये तुझे नहीं तो क्या किसी बाहर वाली को पता होगा। हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। सच में मौसी जी, ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है बच्ची। देख, अगर तेरे पति जॉइंट अकाउंट के लिए मना कर रहा है तो तू ये बोल दे कि अब से पूरे घर का हिसाब किताब मैं रखूँगी, इसलिए आपकी सैलरी कितनी है उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। फिर देख तेरा पति क्या बोलता है। अरे उसे पता तो चलना चाहिए ना। रज्जो बार बार रश्मि और अनुज के बीच में कलेश करवाने की कोशिश कर रही थी और ये सब रश्मि के साथ ललिता देख रही थी। एक बार रश्मि और अनुज में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई बढ़ने लग जाती है और रश्मि घर का सामान तोड़ने फोड़ने लगती है। ये देखकर ललिता वहाँ आकर कहती है, क्या हुआ है बहू, तू इतना सामान तोड़ फोड़ क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या? होना क्या है माँ जी, आपकी लाडली सपूत से ही पूछ लीजिए। अरे आप खुद बताइए, मैं अगर अपने पति से हिसाब किताब के बारे में पूछती हूँ तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जो वो मुझ पर इतना चला रहे हैं? उनकी पत्नी होने के नाते अब क्या मैं उनसे कुछ सवाल जवाब भी नहीं कर सकती? देख लीजिए बहन जी, आपका बेटा मेरे बच्चे से कैसे बात करता है। अरे एक पत्नी नहीं पूछेगी तो किसी बाहर वाली को बताएगा क्या है? और इतना डरने वाली बात क्या है? कहीं कोई बाहर वाली से चक्कर तो नहीं चल रहा? देख लीजिए, अगर ऐसा चल रहा है तो कुछ सही नहीं है भाई। मुझे पता था ये सब आज नहीं तो कल होने ही वाला है, इसीलिए मैंने इन सब का पहले ही हल निकाल दिया था। थोड़ा समय वेट कर लो, सबको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ललिता के कहने पर सब इंतज़ार करने लगते हैं। अगली सुबह रज्जो की बहन यानी कि रश्मि की माँ अनीता आती है। अनीता के आते ही रज्जो थोड़ी घबराने लगती है। अच्छा हुआ माँ आप यहाँ आ गई, पता भी है आपको यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। अनुज ने तो हद ही कर दी माँ। हद अनुज ने नहीं बल्कि मेरी खुद की सगी बहन ने करी है। और रज्जो तू यहाँ किस मकसद से आई है मुझे और ललिता बहन को अच्छे से पता है। मकसद? कैसा मकसद? मुझे तो किसी मकसद के बारे में पता नहीं। अरे भाई, ये आप लोग किस मकसद की बात कर रहे हो? कोई बात नहीं रज्जो, तू यहाँ किसी मकसद से नहीं आई है ना, लेकिन मैं तो यहाँ एक मकसद से ज़रूर आई हूँ, तुझे यहाँ से बाहर निकालने के मकसद से, क्योंकि तूने बहुत तोड़ लिया मेरी बेटी का घर। अब बस और नहीं, बचपन का बदला अब ले रही है। अरे माँ बाप मुझे ज़्यादा मानते थे तो इसमें मेरी क्या गलती है? और फिर अनीता सबको सारी बात बताती है, जिसके बाद सब मिलकर रज्जो को घर से बाहर निकाल देते हैं और हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं। जैसे हम पृथ्वीवासी दूसरे ग्रह पर जाकर जीवन की खोज करते हैं, वैसे ही दूसरे ग्रह के प्राणी भी अलग अलग ग्रह पर जाकर वहां के बारे में पता करते हैं। ऐसे ही एक दूसरे ग्रह का विमान पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के घने और खतरनाक जंगल में उतरा। तेज रोशनी और कर्कश आवाज के साथ उस विमान का गेट खुला और उसमें से 5-6 सुंदर लड़कियां निकली। ये लड़कियां इतनी खूबसूरत थीं कि मानो परी लोक से परियां आई हो। ये सारा नजारा पेड़ के पीछे खड़ी एक विमला नाम की बूढ़ी औरत देख रही थी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। मैं तो जंगल से लकड़ियां लेने आई थी। इन लड़कियों ने मुझे देख लिया तो मुझे अपने साथ ले जाएगी। अब मैं क्या करूं? तभी विमान का तेज अलार्म बजा। सभी लड़कियां विमान की तरफ भागी और एक एक करके विमान के अंदर चली गई। फिर वही तेज रोशनी और कर्कश आवाज के साथ विमान उड़ने लगा। लेकिन ये क्या? उन लड़कियों में से एक लड़की विमान की तरफ भागी आ रही है। लगता है इस लड़की ने अलार्म की आवाज नहीं सुनी और बेचारी यहीं रह गई। क्या करूं? इसके पास जाऊं या नहीं? कहीं ये मुझ पर हमला न कर दे। विमला उस लड़की को छुप कर देख रही थी कि वो आगे क्या करती है। उस लड़की ने अपने हाथ पर बंधी घड़ी निकाली, उसे इधर उधर घुमाने लगी और आसमान की तरफ देखने लगी। शायद वो विमान का सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे काफी देर हो गई ऐसा करते हुए। जब उस लड़की को लगा कि वो वहां फंस गई है तो वो रोने लगी। अरे रे, बेचारी रो रही है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अब जो होगा देखा जाएगा। विमला उस लड़की के पास गई और उससे बात करने की कोशिश करने लगी।
लेकिन वो लड़की विमला की बात समझ नहीं पाई। विमला उसे इशारों में समझाने की कोशिश करने लगी कि उसके साथ घर चले। विमला की तरफ से उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तो वो विमला के साथ चल दी। अब विमला रास्ते में उससे लगातार बातें किए जा रही है। बेटी, तेरा नाम क्या है? तू कहाँ से आई है? देखने में तो तू हमारे जैसी ही है, 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आँख, लेकिन तू बहुत सुंदर है। मेरा एक बेटा है मोहित, उसके लिए मुझे तेरे जैसी सुंदर बहू की ही तलाश है। ले देख, बातों बातों में मेरा घर भी आ गया। अंदर चल बेटा, जब तक तेरे लोग तुझे लेने नहीं आते तो आराम से यहाँ रह सकती है। मेरा घर शहरी इलाके से थोड़ा दूर है, इसलिए यहाँ कम ही लोग आते हैं। तुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। विमला उस लड़की से बातें करने में व्यस्त और वो लड़की घर को बहुत ध्यान से देखे जा रही थी। मोहित ने अपनी माँ के साथ इतनी सुंदर लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। उसने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। वो तो पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठा। उसने माँ से पूछा, माँ ये लड़की कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा इसे यहाँ। विमला ने सारी बात मोहित को बता दी। मोहित ने उससे उसका नाम जानने की कोशिश की तो उस लड़की ने लड़खड़ाती आवाज में बताया, जैसिका। तुम्हारा नाम जैसिका है? अरे माँ देखो, इसने अपना नाम बताया, ये तो बोलना जानती है। इसी तरह कई दिन बीत गए। अब जैसिका विमला और मोहित की तरह बोलना और घर का काम करना, बाजार से सामान लाना, सब कुछ अच्छी तरह सीख गई। इसी बीच विमला अपनी बहू की तलाश करने लगी, लेकिन मोहित जैसिका से प्यार करता था, इसलिए मोहित ने माँ से कहा, माँ मुझे जैसिका बहुत पसंद है, आप मेरी शादी उसी से करा दो ना। तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? ये लड़की किसी और दुनिया से आई है, किसी और ग्रह से। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो सब कहेंगे कि विमला अपनी बहू दूसरे ग्रह से लाई है और इसके ग्रह वाले लोग इसे वापस लेने आ गए तो फिर क्या करेगा तू बता? विमला जैसिका से प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन शादी के लिए तैयार नहीं थी। पर बेटे की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। जब शादी के लिए जैसिका से पूछा गया तो उसने भी हाँ कर दी, क्योंकि वो भी मन ही मन मोहित को पसंद करने लगी थी। विमला ने मोहित और जैसिका की शादी करवा दी। सब लोग जैसिका की सुंदरता की बहुत तारीफ कर रहे थे। मोहित और जैसिका भी अपनी शादी से बहुत खुश थे। जैसिका, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी शादी तुमसे होगी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिली। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी आपसे होगी। आप भी बहुत अच्छे हो। विमला अपनी बहू को बहुत प्यार करने लगी और जैसिका भी अपने पति और सास की बहुत इज्जत करती है। ऐसे ही तीनों के हंसी खुशी दिन बीतने लगे। कुछ दिन बाद जैसिका ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया जो उसी की तरह बहुत सुंदर था। विमला की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बहू, तूने आज मेरा परिवार पूरा कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। और ये देख, तेरा बेटा तुझसे भी ज्यादा सुंदर है। बहू, इतनी उदास क्यों है? क्या तुझे खुशी नहीं हुई? माँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे अपने ग्रह की, अपने लोगों की बहुत याद आती है। तुम परेशान मत हो जैसिका, तुम उनसे एक ना एक दिन जरूर मिलोगी। नहीं मोहित, मैंने उनसे मिलने की सारी उम्मीद खत्म कर दी है और अब तो मैंने वो सिग्नल वाली घड़ी उतार दी है। उस घड़ी पर तो मैं ध्यान भी नहीं देती। अब यही मेरा घर है। मोहित ने जैसिका का हाथ थाम लिया और उसे विश्वास दिलाया कि वो हमेशा उसका साथ देगा। इसी तरह से 2 साल और बीत गए। अचानक मोहित जैसिका के पास उसकी घड़ी लेकर आया। जैसिका, जैसिका देखो, तुम्हारी घड़ी में लाल रोशनी निकल रही है। अरे, इसमें तो सिग्नल आ रहा है। लगता है मेरे ग्रह के लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। हमें उसी जगह जाना होगा जहां पहले मेरा विमान उतरा था। विमला, मोहित और जैसिका जंगल की तरफ जाने लगे। मोहित के हाथ में उसका 2 साल का बेटा भी था। वो सब उस जगह पहुंच गए।
जेसिका ने उस घड़ी को थोड़ा इधर उधर घुमाया और आसमान की तरफ देखा तो विमान उन्हीं की तरफ उतरने लगा। उस विमान के अंदर से कुछ लड़कियां उतर कर आई। उन सब ने जेसिका को गले लगा लिया। कुछ देर उन लड़कियों से बातें करने के बाद वो दोबारा अपने पति और सास के पास आई। माँ, मोहित, मुझे अपने ग्रह पर वापस जाना होगा। जेसिका, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हाँ बेटी, हम सब कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? और अपने बेटे के बारे में भी तो सोचो। हम तो फिर भी रह लेंगे, लेकिन ये कैसे रह पाएगा? इसके सर से अपनी ममता का आंचल मत हटाओ बहू। जिसके सर पर आपका हाथ हो उसके सर से ममता का आंचल कभी नहीं हट सकता माँ। मैं तो दूसरे ग्रह से आई थी, फिर भी आपने मुझे इतना प्यार किया, अपने घर की बहू बनाया। आप मेरे बेटे का भी ख्याल रखना माँ। जेसिका अपने बच्चे को गोद में उठाकर मोहित से कहती है। मोहित, हर ग्रह के अपने कुछ नियम होते हैं और कोई भी प्राणी उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, मुझे जाना होगा। तुमने एक बार मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। मेरे इस फैसले में भी मेरा साथ दो। ठीक है जेसिका, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम वापस जरूर आओगी। मैं वादा करती हूँ, मैं आप सबके पास जरूर आऊंगी। जेसिका अपने बच्चे को खूब प्यार करती है, अपने पति और सास को गले लगाती है और विमान के अंदर चली जाती है। विमान उड़ने लगता है और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो जाता है। मोहित की जिंदगी में एक खालीपन आ गया और इसी तरह 5 साल बीत गए। मोहित अपने बच्चे के साथ उसी जगह पर आया। दोनों आसमान की तरफ देखते हैं तो बच्चा पूछता है, पापा, आपने कहा था कि माँ आसमान में गई है, जल्दी मुझसे मिलने आएगी। पापा, माँ कब आएगी? बेटा, तुम्हारी माँ एक ना एक दिन जरूर आएगी। उसने मुझसे वादा किया है, वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगी, वो जरूर आएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जेसिका, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शांति का नाम वैसे तो शांति था, लेकिन ना उसकी जिंदगी में शांति थी और ना वो किसी दूसरे की जिंदगी में शांति रहने देती थी। जब देखो जहां देखो अपनी टांग अड़ाना और दूसरों की सुकून भरी जिंदगी में बेचैनी लाना, ये शांति का सबसे बड़ा शौक था। ऐसा नहीं था कि वो अपने घर में अकेली रहती थी। उसका पति था और अच्छी खासी सास भी थी। सास जानती थी कि उसकी बहू शांति का नेचर कैसा है, लेकिन क्या करती, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को बदल नहीं सकता ना। शांति के आजू बाजू में जितने भी घर थे, सब घरों में सास बहू रहा करती थी, यानी कि जॉइंट फैमिली। लेकिन शांति की वजह से उनके घर में भी बहुत ज्यादा अशांति मची हुई थी। शांति सुबह सुबह निकल पड़ी मोहल्ले में बातें बनाने के लिए और जा पहुंची पड़ोस वाले वर्मा जी के घर। मिसेस वर्मा की बहू पूजा बहुत ख्याल रखती थी अपने ससुराल वालों का। अरे पूजा, क्या कर रही हो? क्या बताऊं शांति भाभी, आज वो काम वाली नहीं आई ना घर में, इसलिए बस सुबह से सफाई करने में लगी हुई थी। अरे काम वाली आई नहीं, या फिर तुम्हारी सास ने उसको आने नहीं दिया? अरे नहीं नहीं शांति भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ भी ना, मम्मी जी भला ऐसा क्यों करेंगी? अरे पूजा, तू भी ना इस तरह अपनी सास पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं। ये सास लोग ना बड़ी चालाक होती हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। कुछ ना कुछ कह दिया होगा तुम्हारी काम वाली से। नहीं नहीं शांति भाभी, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक बात बताओ, जो काम वाली तुम्हारे घर आती है वो हमारे घर आती है, तो वो फिर आज हमारे घर कैसे आ गई? ये आप क्या कह रही हैं? वो आपके घर काम पे आई थी? नहीं तो क्या, मैं क्या ऐसी बातें बना रही हूँ और सुबह सुबह इतना फ्री घूम रही हूँ? अगर नहीं आई होती तो तुम मेरी सास को जानती हो ना, मुझे सुबह सवेरे बर्तन साफ करने में लगा दिया होता।
इतना कहकर शांति तो वहां से निकल लेती है, लेकिन पूजा पहुंच जाती है अपनी सास के पास। मम्मी जी, ये क्या बात हुई? आपने आज काम वाली को काम पर क्यों नहीं आने दिया? अरे कैसी बात करती है बेटा, उसने मुझसे छुट्टी मांगी थी। अच्छा मम्मी जी, अब आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। बाजू वाली शांति भाभी के घर में तो काम वाली बाई आई है और हम दोनों के घर में एक ही काम वाली आती है ना। तुम्हारी बात तो सही है बेटा, लेकिन वो कल उनके यहाँ पर छुट्टी करने वाली है और उसे 2 दिन का कोई काम था। उसने कहा एक दिन हमारे यहाँ छुट्टी करेगी और एक दिन शांति की यहाँ। ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, आपने ना अच्छा नहीं किया। जानती हैं सुबह से कितना थक गई हूँ मैं काम कर करके। पूजा की सास ने पूजा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार, क्योंकि पूजा तो अब शांति की बातों में आ चुकी थी। वैसे पूजा की सास समझ गई थी कि ये भड़काने वाला काम किसने किया होगा, लेकिन फिर भी वो चुप थी। जैसे ही शांति अपने घर पहुंची, शांति की सास की एक सहेली पीछे पीछे घर आ गई। अरे आओ आओ निर्मला बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो। हाँ, इधर से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। और तुम्हारी बहू कैसी है? आंटी जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आते रहा करिए ना, मम्मी जी आपको बहुत याद करती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर जरूर। तुम बताओ, ठीक हो ना? हाँ आंटी जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एक बात कहूँ शांति बेटा, शादी को 2 साल हो गए, अब अपने बच्चे के बारे में सोचो। देखो भाई, ज्यादा गैप रखने से ना बाद में परेशानी आती है। मैंने तो कितनी बार इसे और अपनी बेटी को भी समझाया कि भाई एक बच्चा पैदा कर लो, बच्चा आएगा तो घर में रौनक आएगी। अब हाँ हाँ आंटी जी, जरूर, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। कुछ देर बाद सास की सहेली के जाने के बाद, मम्मी जी आपको नहीं लगता आपकी जो सहेली आई थी वो हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही घुस रही थी? क्यों बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने बच्चे के लिए ही तो कहा ना, वो तो सब कहते ही है। अरे 2 साल हो गए हैं ना तुम्हारी शादी को। मम्मी जी मुझे लगता है कि ये मेरा और मेरे पति का फैसला है और इसमें किसी तीसरे को बोलना नहीं चाहिए। और वैसे भी कोई मेरी लाइफ के बारे में जरा सा कुछ भी बोलता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसी बात है बेटा, तो फिर तुम क्यों दूसरों के घरों में जाकर उन्हें सलाह देती फिरती हो? मम्मी जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन आप ख्याल रखिएगा, अगर दोबारा मुझे किसी ने बच्चे के लिए टोका ना तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। शांति की हरकतों की वजह से पूरे मोहल्ले में अच्छा खासा अशांत माहौल पैदा हो जाता था। कई साल बीत गए। शांति अब एक बच्चे की मां बन चुकी थी और उसका बेटा पूरे 25 साल का हो चुका था। अब शांति अपने बेटे राहुल के लिए एक बहू की तलाश कर रही थी और एक दिन उर्मिला नाम की एक औरत अपनी बेटी का रिश्ता लेकर शांति के पास पहुंचती है। नमस्ते बहन जी, ये मेरी बेटी सीमा की तस्वीर है, आप देख लीजिए। भाई मुझे तो आपका घर बार लड़का सब पसंद है। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी का रिश्ता आपके बेटे राहुल के साथ हो जाए। हाँ आपकी बेटी दिखने में तो ठीक ठाक है। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप ना अपनी बेटी के लिए कोई कम हाइट वाला लड़का ढूंढिए। अरे बहन जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लोगों को ना अक्सर मेरी सलाह अच्छी नहीं लगती। अरे मेरे बेटे राहुल की ना लंबाई बहुत अच्छी है और आपकी बेटी थोड़ी छोटी है। दोनों की जोड़ी तो वैसे ही अच्छी नहीं लगने वाली। अगर आपको मेरी लड़की पसंद नहीं है तो सीधे सीधे कह दीजिए ना, इस तरह उसके हाइट के बारे में क्यों कुछ बोल रही हैं? अरे मुफ्त की सलाह दे रही हूँ। और वैसे भी आपकी बेटी की फोटो देख के पता चल रहा है कि बहुत घरेलू टाइप की होगी। इसके लिए ना कोई सीधा सादा भाई साहब टाइप का लड़का ढूंढिए, वही सही रहेगा। देखिए बहन जी, अपनी सलाह आप अपने पास ही रखिए, आगे चलकर आपके ही काम आएगी। बहुत सुना था मैंने आपके बारे में कि आपकी उल्टी सीधी सलाह के चलते आसपास के लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन आज तो सामने सामने देख भी लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, चलती हूँ मैं। अच्छा सुनिए, यहाँ से ना ऑटो बहुत महंगा मिलता है, पैदल निकल जाइएगा, पैसे बचेंगे आपके।
आपको बहुत मजा आता है ना लोगों को सलाह देने में। भगवान करे आपके बेटे को ऐसी बहू मिले जो आपसे भी बड़ी सलाहकार हो। फिर बात करेंगे हम बहन जी। ऐसा कहकर उर्मिला वहां से चली जाती है और शांति मुस्कुराने लगती है। और फिर एक दिन, मम्मी क्या बात है, आसपास के सब लोग मुझे भी कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी को तो सबको सलाह देने की आदत पड़ गई है। आदत क्या पड़ गई है? अरे भाई, मैं सलाह देती हूँ और दिल खोल कर ये बात कहती हूँ, इसमें परेशानी क्या है भला? मम्मी उस दिन मैंने देखा था, वो उर्मिला नाम की जो आंटी आई थी, आपने उन्हें भी बहुत कुछ कह दिया था। अरे ऐसा भी क्या कह दिया? एक तो उसकी बेटी नाटी, ऊपर से नाराज हो गई। अरे अब लंबाई कम थी तो कम थी, और कितनी घरेलू दिख रही थी वो। मम्मी मुझे आप ये बताइए कि आखिर आपको कैसी बहू चाहिए? क्या ढूंढ रही हैं आप मेरी होने वाली बीवी में? मुझे ना एकदम सोशल बहू चाहिए, अपनी जैसी, एकदम सोशल। सब लोगों से मिले, बात करे, उनकी जिंदगी के बारे में जाने। ठीक है मम्मी, जैसा आपको सही लगे। और फिर शांति देवी राहुल के लिए एक लड़की का रिश्ता ढूंढ कर लाती है। उसका नाम था सीमा। सीमा की शादी राहुल के साथ हो जाती है, लेकिन सीमा को तो पता ही नहीं था कि आखिर उसकी सीमा क्या है। वो तो शांति देवी की भी माँ निकली और चल पड़ी सलाह देने, वो भी शांति देवी को। अरे मम्मी जी, ये आपने इतने चटक रंग की साड़ी क्यों पहनी हुई है? अरे क्यों बहू, इसमें क्या परेशानी है? अरे मम्मी जी, इस उम्र में इतने चटकीले रंग अच्छे नहीं लगते। आपको ना थोड़े हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। देखो बहू, मुझे मेरी जिंदगी में किसी भी तरह की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम कुछ भी करो, लेकिन ये मत करना। लेकिन मम्मी जी, ये साड़ी ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, सच्ची। और फिर से कहा, जाओ यहां से। अगले दिन, अरे मम्मी जी, ये क्या पनीर की सब्जी खा रही हैं आप? हाँ तो इसमें कौन सा जहर मिला है? अरे जहर तो नहीं है, लेकिन कितनी ऑयली सब्जी है। इस उम्र में ना थोड़ा दलिया खिचड़ी खाया करिए, ये सब आपके लिए ठीक नहीं। लाइए, हटाइए यहाँ से। और तुमसे किसी ने सलाह मांगी क्या? अरे मम्मी जी, मैं कौन सा आपसे सलाह देने के पैसे मांग रही हूँ। एक तो सही सही कह रही हूँ, आपको मानना नहीं है। देखिए, हटाइए ये सब्जी और ये लीजिए मूंग की दाल, खाइए आप। सीमा बात बात पर शांति को टोक देती थी। इसकी वजह से शांति को अब बुरा लगने लगा था। और अगले दिन मोहल्ले की रहने वाली जानकी देवी गुस्से में शांति के घर आती है। अरे शांति, कहाँ है तुम्हारी बहू? जरा बाहर तो बुलाओ उसे। अरे क्या हो गया? तूफान आ गया? आसमान फट गया? इतने गुस्से में क्यों हो आप? अरे जरा अपनी बहू को समझाओ, हमारे पति को जाने क्या क्या सलाह देकर आई है। सवेरे से घर के बाहर गड्ढा खोदने में लगे हैं। क्या गड्ढा? लेकिन गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? अरे तुम्हारी बहू ने कहा कि गीला कचरा जमीन के अंदर गाड़ दो, हरियाली बढ़ती है। तब से अपने घर के बाहर तो क्या, सबके घरों के बाहर गड्ढे खोद दिए हैं। तुम्हारी बहू को सलाह देने की कुछ ज्यादा ही आदत है क्या? हे भगवान, इसका मतलब हमारे घर के बाहर भी गड्ढा खोद दिया। तुम्हारे घर के बाहर तो सबसे बड़ा वाला गड्ढा है, मुबारक हो। मैंने सोचा था सबके साथ व्यवहार रखने वाली सोशल बहू लेकर आऊंगी, लेकिन ये तो मेरा ही सत्यानाश करने पर तुली है। सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है शांति। तुमने भी तो पूरे मोहल्ले को सताया हुआ था, इधर की उधर करके। अब भुगतो। सास शेर तो बहू सवा शेर।